स्वागत, सबको राम राम। और जीएनएम है आज। डॉक्टर सिमरन भी आ गए, डॉक्टर श्रेय भाई भी आ गए। और जीएनएम में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 232 पे हमारा नया टॉपिक चलेगा डॉक्टर अमित भाई, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा जीएनएम में। और आज डेट हो गई है 21 मई 2025। ठीक है, तो अब इसकी पहले फिगर देख लेते हैं ब्लड एंड यूरिथ्रा वाले टॉपिक में। तो इसमें रेड कलर का सेंटर में येलो कलर का एक मार्क है और फिर चारों तरफ रेड है, फिर उसके चारों तरफ बाउंड्री येलो है और बीच बीच में व्हाइट की लाइनिंग्स है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे बाहर की जो येलो कलर की है, तो ये ब्लैडर स्मूथ मसल पे मार्कर है। ये सेरिब्रल मेडुला से इसको कंट्रोल करती है बॉडी। सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करता है इस पार्ट को, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाता है और हीलिंग फेज में सेल प्लस में जाता है। और परसेप्शन है यहाँ पे कांट एक्सपेल द चंक, चंक को एक्सपेल नहीं कर पा रहा, जो यूरिनरी ब्लैडर की आउटर लेयर है या आउटर वॉल है। फिर इस ऐसे ही इसके नीचे वाला पार्ट है येलो कलर का ही, अभी आउटर कवरिंग का ही, ब्लैडर यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल ब्रैकेट में करें स्मूथ मसल, इंटरनल वाला जो है इसको स्मूथ मसल से बना है। मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा इसको, और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होंगी और हीलिंग फेज में सेल माइनस होंगी डिग्रेडेशन के, सेल डिग्रेडेशन होते हुए। तो टेरिटरी मार्किंग सेल्फ डिवेल्युएशन इससे रिलेटेड है। टेरिटरी मार्किंग सेल्फ डिवेल्युएशन, देखो टेरिटरी को हम अक्सर रेड कलर के ही पोर्शन में लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको ब्लैडर यूरिथ्रा इंस्पेक्टर की स्मूथ मसल इंटरनल जो है इसको टेरिटरी मार्किंग के लिए और सेल्फ डिवेल्युएशन के लिए लिया। एक भाव इसमें ये जरूर बना कि ऊपर वाला जो है अमित भाई सेरिब्रल मेडुला से जो कंट्रोल हो रहा है वो न्यू मेसोडर्म से बना हुआ है, और जो ये ब्लैडर यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो इंटरनल है ये आपका जिसको मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ये एंडोडर्मल ओल्ड मेसोडर्म से बना है डॉक्टर सिमरन, है ना? ओल्ड मेसोडर्म का है बस। हाँ भाई, इसी में इसीलिए बॉस जो क्या कहते हैं भैया या ये लोग जो खास जो हमारा स्फिंक्टर कंट्रोल है, मतलब कि हाँ बाथरूम अपने आप निकल जा रहा है या खांसने छींकने पर निकल जा रहा है, हाँ, या डराने पर डांटने पर निकल जा रहा है, इसीलिए इसको इतना वो दे रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये टेरिटरी मार्किंग और सेल्फ डिवेल्युएशन वाले में है। हाँ, दो चीजें हैं साथ साथ। इसका तो डर के मारे पेशाब ही निकल गया। हाँ, इसका मतलब वो उसकी तो बहुत ज्यादा डर और बेइज्जती हुई ना उसकी। तो दो चीज जुड़ गई, बिल्कुल दो चीज जुड़ गई, टेरिटरी भी और सेल्फ डिवेल्युएशन भी। यहाँ पर दोनों बातों का ध्यान रखा जाए कि यहाँ बंदा सेल्फ डिवेल्युएशन में भी गया हुआ है और टेरिटरी मार्किंग का भी मसला इसके साथ है। अब वो जो भी सिचुएशन बनी है, अमित शर्मा जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो कोई भी सिचुएशन बन सकती है। मान लो किसी घर में बहू आ गई तो सास की जो है यूरिन कंट्रोल कम हो गया, यूरिन की, अब वहां उसकी टेरिटरी भी गई है और उसकी वैल्यू खत्म हो गई, सेल्फ डिवेल्युएशन में चली गई। तो ये दोनों भाव यहाँ जुड़ के चलेंगे। अब आता है इसका रेड वाला सेंटर वाला पार्ट, येलो के कर लेते हैं पहले। सेंटर वाला जो पार्ट है येलो का, ब्लैडर ट्राइगोन, ब्लैडर ट्राइगोन म्यूकोसा, इसको ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस होगी और हीलिंग फेज में सेल माइनस में जाएगा डिग्रेडेशन के लिए होते हुए। अगली फ्राइटनिंग सर्वाइवल से जुड़ा है ये। और देखो मजे की बात, तीसरा ब्रेन का तीसरा पार्ट आ गया है ब्रेन स्टेम का। पहले सेरिब्रल मेडुला, फिर मिड ब्रेन, और अब इसको ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है ब्लैडर ट्राइगोन को। ठीक है जी। और फिर आता है ये रेड कलर का जो एरिया है, जो इनर वॉल कह लो ब्लैडर की, ब्लैडर म्यूकोसा। ब्लैडर म्यूकोसा को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल माइनस में जाएगा पहले और हीलिंग फेज में सेल प्लस में आएगा।
टेरिटरी मार्किंग स्पेशली है इससे जुड़ी हुई, अपनी बाउंड्रीज को तय करना इसके लिए स्पेशली शामिल है यहाँ पर। तो ये चौथा पार्ट भी ब्रेन का कंट्रोल में आ गया करने के लिए। सबसे नीचे में दे रखा है ब्लैडर यूरिथ्रल स्फिंक्टर एक्सटर्नल, वो इंटरनल था। ये ब्लैडर यूरिथ्रल स्फिंक्टर एक्सटर्नल जो है ये वॉलेंट्री ये स्ट्राइटेड मसल से मिलकर बना है, और इसको भी सेरिब्रल मेडुला जो है वो कंट्रोल करती है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव सेल माइनस में जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जाने के बाद जब हीलिंग में आएगा तो सेल प्लस होगा। ये भी टेरिटरी मार्किंग और सेल्फ डिवेल्युएशन से जुड़ी है। तो चाहे वो इंटरनल स्फिंक्टर हो चाहे आउट एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो, वो दोनों सेल्फ डिवेल्युएशन से जुड़े हैं, दोनों ही टेरिटरी मार्किंग और सेल्फ डिवेल्युएशन से दोनों से संबंधित है, और दोनों को कंट्रोल कर रही है। मतलब एक को बाहर वाले को कर रही है सेरिब्रल मेडुला और अंदर वाले को कर रहा है मिड ब्रेन। ये देखो कंट्रोल का इनका अलग अलग वो आ गया है। ये बड़ा अच्छा सा भाव आ गया। और हाँ वही बात है, बस बहुत गहराई में इसीलिए समझना पड़ेगा कि एक जरा से यूरिनरी ब्लैडर को ब्रेन के अलग अलग पार्ट सारे कंट्रोल कर रहे हैं, चारों कर रहे हैं, चारों कर रहे हैं किस। इसीलिए यही होम्योपैथी की मजेदारी इंडिविजुअलाइजेशन है कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट, कौन सा पार्ट अफेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग उसी परसेप्शन लेना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात आ रही है ये कि देखो यूरिनरी ब्लैडर मोटा मोटा कह के चल देते हैं हम, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर हो या कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, उसमें हम ये देखें कौन सा टिश्यू स्पेशली इन्वॉल्व है एसबीएस में, तभी करेक्ट प्रिसीजन के साथ तभी वहां रूब्रिक लगा पाओगे आप, तभी वहां उसका परसेप्शन पकड़ पाओगे। और इसमें तो भाई गजब की बात यह है कि ब्रेन सारा ही इन्वॉल्व है। आपका ब्रेन स्टेम भी, मिड ब्रेन भी, सेरिब्रल मेडुला भी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी, सबका काम है इस यूरिनरी एक छोटे से यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ। तो इसको पढ़ते हैं, इसको कह रहे हैं कन्वेंशनल मेडिसिन व्यूज द ब्लैडर ब्रैकेट में कह रहे हैं वेसिका यूरिना एज ए होलो ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल। कन्वेंशनल मेडिसिन के नजरिए से ये इनवॉलेंट्री मसल से बना हुआ एक होलो ऑर्गन है बस। डॉक्टर हैमर हाउएवर कंसीडर दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ वॉलेंट्री ब्रैकेट में स्टार्टेड कह रहे हैं मसल्स। इन दिस केस आई एम एग्री विद कन्वेंशनल मेडिसिन। डॉक्टर हैमर साहब हालांकि ये कहते हैं कि ये बना होता है वॉलेंट्री मसल से, तो ऑथर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं इस मामले में कन्वेंशनल मेडिसिन से एग्री कर रहा हूँ, यानी कि मैं डॉक्टर हैमर से एग्री इतना नहीं करते हुए मैं कर रहा हूँ कन्वेंशनल मेडिसिन से एग्री। लकीली दिस क्वेश्चन हैज लिटिल सिग्निफिकेंस फॉर ब्लैडर डिसऑर्डर। लकीली दिस क्वेश्चन हैज लिटिल सिग्निफिकेंस, इस क्वेश्चन का बहुत कम महत्व है ब्लैडर डिसऑर्डर्स के लिए। लकीली The bladder collects the urine produced in the kidney and stores it until it is emptied over the urethra. ब्लैडर जो है कलेक्ट करता है यूरिन को जो कि किडनी के द्वारा बनाया जाता है और स्टोर करता है जब तक उसको खाली ना कर दिया जाए यूरिथ्रा के द्वारा। The greater part of the bladder is lined with ectodermal tissue which are called urothelium transitional cells। जो ग्रेटर पार्ट है ब्लैडर का वो लाइंड रहता है एक्टोडर्मल टिश्यू से, अंदर जो रेड कलर की ये कवरिंग दिखा रखी जिसको यूरोथीलियम कहते हैं, और ये ट्रांजिशनल सेल से बनता है। बिलो इट लाइज द एंडोडर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसके नीचे लाई करती है या पड़ी होती है, स्थित होती है एंडोडर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन। द वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है इन द ब्लैडर ट्राइगोन, ट्राइगोनम वेसिके ए स्मॉल आइलैंड ऑफ एंडोडर्मल म्यूकोसा प्रोट्रूड्स फ्रॉम बेनेथ द यूरोथीलियम। एक एक्सेप्शन है केवल ब्लैडर ट्राइगोन के रूप में, ट्राइगोनम वेसिके के रूप में
एक छोटा सा एक आइलैंड है ये एंडोडर्मल म्यूकोसा का, जो कि प्रोट्रूड करता है नीचे यूरोथीलियम के। अदरवाइज यूरोथीलियम के नीचे सब एंडोडर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ओके, द ब्लैडर हैज ट्रांजिशनल टू द यूरिथ्रल टू स्फिंक्टर मसल। ब्लैडर हैज ट्रांजिशनल टू द यूरिथ्रल टू स्फिंक्टर मसल। द इनर वन ब्रैकेट में कह रहे हैं मसल स्फिंक्टर यूरिथ्री इज स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री एंड द आउटर वन ब्रैकेट में कह रहे हैं मसल स्फिंक्टर वेसिकी इज इनवॉलेंट्री। जो ये ब्लैडर जो है ट्रांजिशनल टू द यूरिथ्रल टू स्फिंक्टर मसल, दो स्फिंक्टर मसल्स के मेल जोल से बना है ये। जो इनर है वो तो स्ट्राइटेड है और वॉलेंट्री है, और जो आउटर मसल है इसकी ब्लैडर की वो है इनवॉलेंट्री। इनर है उसका नाम है मसल स्फिंक्टर यूरिथ्री, और जो आउटर है उसका नाम है मसल स्फिंक्टर वेसिकी। वेसिकी बाहर वाली है और यूरिथ्री अंदर वाली है, और बाहर वाली इनवॉलेंट्री है और अंदर वाली वॉलेंट्री है। ब्रैकेट में कहें हेयर डॉक्टर हैमर्स ओपिनियन मैचेस दैट ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन। यहाँ पर हैमर साहब का ओपिनियन मैच करता है कन्वेंशनल मेडिसिन से। द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज रनिंग प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग क्राइसिस फ्रॉम द ब्लैडर मसल। ब्रैकेट में कहें द हीलिंग क्राइसिस एज ए फंक्शन मॉड्यूल ऑफ नेचर। जो डिस्चार्ज है यूरिन का रनिंग प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग क्राइसिस, यूरिन का डिस्चार्ज जो रन करता है संभवतः वो एक हीलिंग क्राइसिस की एक फॉर्म है ब्लैडर मसल्स की। यानी कि जो इनवॉलेंट्री निकल रहा वो, या जो पेशाब करते हैं वो। इनवॉलेंट्री जो इनवॉलेंट्री अगर किसी का हाँ, तो हीलिंग चल रही है इसका मतलब है। अगर इनवॉलेंट्री हीलिंग क्राइसिस हाँ अच्छा हीलिंग क्राइसिस, उसको हीलिंग में अपना कंट्रोल नहीं है। देखिए खुद कर रहे हैं तो हम तो कंट्रोल से कर रहे हैं, वहां तो स्टेटेड मसल्स का वॉलेंट्री मसल का काम आ रहा है। लेकिन ये डिस्चार्ज हो रहा है कि हाँ भाई हीलिंग क्राइसिस हो रही है और बॉडी कह रही है चलो थोड़ा सा इसको फंक्शन एज अ वो इसको हल्का सा हीलिंग क्राइसिस में वो इसी तरह से निकालते हैं बहुत शायद। द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज रनिंग प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग क्राइसिस। और जब हीलिंग क्राइसिस आती है तो उसमें एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव होता है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव होता है हीलिंग के बीच में। और कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव क्या था यहाँ? कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव था यहाँ के मेरी टेरिटरी नहीं है, या सेल्फ वायलेशन है। तो ये हीलिंग क्राइसिस के बीच में एक तरह से मतलब हीलिंग फेज के बीच में ये रनिंग होती है, ट्रोप आउट होता है ब्लड। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद वो हीलिंग में जाएगा सेकंड फेज में, और इसका अपने आप ही इनवॉलेंट्री यूरिनेशन बंद हो जाएगा अपने आप ही। ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। द हीलिंग क्राइसिस एज ए फंक्शन मॉड्यूल ऑफ नेचर। हाँ जी डॉक्टर श्रेय कह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था कि सर इसमें जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसमें बेड वेटिंग या एनालिसिस की इश्यू होता है, तो वो भी टेरिटरी का मसला होता है उसमें भी। हाँ इसमें दो भाव आ जाएंगे दोस्त, कि छोटा बच्चा यानी कि कब तक। एक तो ये ध्यान देना, एक तो जब बच्चा डेवलपिंग स्टेज में होता है तो ये माना जाता है कि 5 साल की उम्र तक ये कंट्रोल सेंटर उसका फुली एक्टिवेट होता है या फुली कमांड लेता है। उससे पहले कमांड कम रहती है। जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है ना इन्फेंट से चिल्ड्रन की तरफ, तो 5 साल से लेकर के इवन 7 साल के बीच का जो पीरियड है, यहाँ तक 5 साल का बच्चा या उससे पहली उम्र का बच्चा यदि बेड वेटिंग कर रहा है तो पहली बात यह है कि अभी उसका बॉडी कंट्रोल ले रही है धीरे धीरे डेवलपमेंट का। अब रही बात 7 साल के या 5 साल के बाद की, तो वहां फिर बात आ जाती है आपकी ये टेरिटरी की लेकर के भी। कैसे के 5 साल का वो हुआ, दूसरा बच्चा घर में आ गया, बेबी या उससे पहले भी आ गया, उसे देखा कि मेरी टेरिटरी दूसरे ने कवर कर ली,
ठीक है साहब, जो मेरा माँ की गोद या माँ बाप का जो दायरा जो मेरे लिए था, उसमें कोई दूसरा एनक्रोच कर गया है, तो वहां टेरिटरी ऐसे मिल जाती है कई बार। ठीक है, तो इसे हम दो रूपों में देखेंगे बच्चे के, हम इसे कब तो कंसिडर करें कब ना करें, और जो करें तो इसके पीछे फिर टेरिटरी बिल्कुल हो सकती है ना अमित? पवन बस हाँ बस इसमें ना डॉक्टर श्रेय और भी मतलब देखो, टेरिटरी तो है ही है, टेरिटरी तो आगे जाके बाद में आई जाती है कि यार मेरे को प्यार नहीं कर रहे, या मेरे को क्या कम किया जा रहा है क्या। हाँ। अब यहाँ पर दो तीन बातें हमने जो देखी वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। एक बच्चा ऐसा भी है, अरे ठीक है यार कौन उठ रहा साला वहीं बिस्तर में बाथरूम करता और पड़ा रहता है, ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं कि हाँ यार ठीक है पड़े रहो, लेकिन वो लेजीनेस या ये वो भी वही बात है पवन बॉस की, वो किस टाइम तक, कि हाँ यार एक टाइम तक तो चलो ये मान लिया जाएगा, जब वो 10-11 साल से ऊपर का हो जाएगा या जब वो समझदार होने लगेगा तब उसे ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तब ज्यादा बन रहा है तो फिर वही टेरिटरी वाली मार्किंग है। सर इसमें जो है मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश किया था एक बार कि किस तरह के बच्चों में हो रहा है करके, तो मैक्सिमम जो बच्चों में मैं पाया था वो बड़े बच्चों में हुआ था। बड़े बच्चों में बेड वेटिंग की समस्या मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम जितने केसेस मेरे सामने में थे सबको इवेलुएट किया तो सब बड़े बच्चे थे। सबसे तो बड़े बच्चे का होने का कारण क्या? पहला बच्चा होने का कारण क्या है कि पहला बच्चा हुआ और सेकंड बच्चा जब आया तो उसकी वहां पे जो घर की जो इन्वायरमेंट है टेरिटरी छीन गई, उसका लव अफेक्शन बढ़ गया। तो ये एक कारण हो सकता है कि बड़े बच्चे के बाद में सेकंड बच्चा आने से उसकी जो वहाँ की जो लव अफेक्शन सबसे जो मिलना चाहिए वो छीन जाता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ भी उसकी टेरिटरी चली जाती है। ये एक कारण हो सकता है। सर यही मिलता है, मैं आपको बता दूं। हालांकि जैसे अभी अमित शर्मा ने जोड़ी, इनमें एक कंडीशन ये भी होती है, उसके पीछे फ्राइट भी हो सकती है और टेरिटरी भी हो सकती है, और लेकिन जो आप कह रहे हैं ना तो इंडिविजुअल, इसलिए आप जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब दूसरा हम इसे दूसरे में भी कर सकते हैं। अब उसको एज अ बड़ा ट्रीट किया गया तो उसको अपनी टेरिटरी बढ़ानी है। एक तो ये हो गया कि टेरिटरी छिन गई, दूसरा होगा तो छिननी नहीं छिनी नहीं, मेरे को तो बढ़ानी है, यहाँ पे भी मेरी बात चलेगी, यहाँ पे भी मेरी बात चलेगी, यहाँ पे भी मेरी बात चलेगी। हाँ तो है तो टेरिटरी से रिलेटेड, तो कहने का मतलब है या तो टेरिटरी से रिलेटेड है या फिर फ्राइट को भी कई बार देख लेते हैं। फादर का अगर डोमिनेशन है या किसी का डोमिनेशन है घर में, फिर वो टेरिटरी उसकी वो नहीं एक्सप्लोर होने दे रहा, तो देखो टेरिटरी इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है एक बात। लेकिन ये जो अभी आप अमित शर्मा आप कह रहे थे कि वो आराम प्रस्ती के तहत केसा वही कर लेता है, इसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि आराम प्रस्ती के साथ ऐसा केस आता भी है या उसके पीछे फ्राइट या केवल टेरिटरी जुड़ती है, क्योंकि आराम प्रस्ती वाला केस तो देखना पड़ेगा दोस्त। जो आप कह रहे हैं कि यार कौन जाए पेशाब करने में, तो इसलिए कर लेता हूं। क्या कहते हैं हमारे पास एक रूब्रिक है, हमारे पास एक रूब्रिक है, यूरिनेशन इनवॉलंटरी चिल्ड्रन इन करके हैबिचुअल है, बस वो उसमें कोई पैथोलॉजी या वो उसका कुछ नहीं है, उसकी खाली आदत की वजह से है। हाँ, मतलब तो वो देखना पड़ेगा। अब इसमें जैसे हम लोग पूछते हैं बार बार कि बच्चे ने बाथरूम करने के बाद क्या करा, बच्चे ने बड़े सर या भैया या ये बाथरूम करके उसमें चुपचाप फर्स्टीडियसनेस को लेकर भी चल सकते हैं कि चुपचाप पड़ा रहा या कपड़े चेंज करो, मेरे वो का डिस्पोजिशन वाइज पकड़ लेंगे हम कि एक बच्चा टेरिटरी को लेके ऐसा है जो कि डल है, स्लगिश है, वो पड़ा रहेगा। एक बच्चा आर्सेनिक है जो है, दोनों का मतलब है टेरिटरी, लेकिन आर्सेनिक फास्टिडियस है, वो खड़ा होकर पहले कपड़े साफ कर लेगा तब सोएगा वो, तो वो तो अलग तरीके से पकड़ में आ जाएगा डिस्पोजिशन वाइज। मेरे को एक्चुअल में मेरे को अपने एक दो केसेस याद हैं, दोनों शरारती शैतान वाले बच्चे थे, मतलब वो ऐसे ही बोला, उसकी आंखों ने बताया, मैंने कहा भाई होता क्या, अरे डॉक्टर अंकल कौन उठे सुबह सुबह करके चुपचाप पड़े रहते, बाद में धोते रहेंगे। हाँ, लेकिन हम ना टिश्यू की लैंग्वेज समझेंगे, अगर वो इनवॉलेंट्री है नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर हम उसके कॉन्सेप्टली वो क्या कह रहा है उसपे थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर बॉडी का मान लो इनवॉलेंट्री या सबकॉन्शियस वाला पार्ट शामिल है। आवाज आ रही है भाई?
जैसे कि ये अपना हाँ ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन है, लोअर पार्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पर वो उसके वक्तव्य पे ना जा करके उसका डीप असेसमेंट करना होगा कॉन्सेप्ट को पकड़ने के। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें तो चारों पार्ट ब्रेन के हो गए, अलग अलग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इसका वो आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है। डॉक्टर श्रेय और कुछ भी कहना चाह रहे थे? हाँ भैया, नहीं सर, बस यही पूछा था बस। क्योंकि डॉक्टर श्रेय ये जो है ना, ये हमारे प्राइमरी उसमें है। हम अभी देख रहे हैं एक जरा सा यूरिनेशन का एक जरा सा ऑर्गन, ये जरा सा जिसको हम कहते हैं यार यूरिनरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन तीनों चारों या हर ब्रेन के चारों पार्ट पे, इसका मतलब इसका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है। फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ना। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और कंट्रोल करने में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। और इसलिए यूरिन के भी जो हैं उसको बहुत अच्छे से इसीलिए ध्यान रखा जाए। और हाँ, मैक्सिमम टेरिटरी से मार्किंग इसकी है, क्योंकि होता यह है कि एक बच्चा जब आपने देखा कि ये बेड वेटिंग इसने बंद कर दी, इसको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होता है कि कुछ बच्चे 7-8 साल पे बंद करते हैं, कोई 10-11 साल तक हम लोगों ने देखा, लेकिन उसने लगातार करता रहा, उसने बंद नहीं करी थी। जब एक बार बंद कर दी, फिर उसके बाद दोबारा फिर बाथरूम करने लगा, तो 99% टेरिटरी का मसला अटक गया, अटक गया उसके टेरिटरी का। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। अभी उसने सीखा ही नहीं, अभी उसका कंट्रोल ही नहीं आया था। कि कुछ लोगों का कंट्रोल, जैसे बहुत सारे 5 साल हो सकता है इसका कंट्रोल नहीं आया, या हो सकता है ये अभी उसमें ऐसा ही है, ये डिलेड डेवलपमेंट का हो सकता है। तो जिसका जो है मान लो 10 साल में कंट्रोल जा रहा है, तो मान लो डिलेड डेवलपमेंट में है। लेकिन ये अच्छी बात आपने कही कि अगर वो पेशाब जो है करते करते, ये तो तब रुका था जब 8 साल का हो गया, लेकिन उसके बाद नहीं आया, तो एक बात। और कंट्रोल हो गया था इसका, मान लो, या फिर ये करता ही नहीं था, ऐसे भी कंट्रोल देखे गए हैं। कई माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे ने कभी नहीं करा बिस्तर में वो, और अचानक उसका शुरू हो गया डॉक्टर श्रेय। तो अमित भाई की बात बहुत अच्छी है, यहाँ तो पक्का पकड़ो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ इसकी साथ कॉन्फ्लिक्ट आया ही है। तो ये क्लियर कट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये अच्छा सा इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ। तो इसमें जो है पहला वो है, एक तो कर ही लेंगे, पहला SBS है, SBS ऑफ द, हाँ भैया कर लेते हैं इसको हमें, SBS ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा। SBS ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा में है, हेडिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, यूरोसिस्टाइटिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं कैंसर ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर, ब्रैकेट में कह रहे हैं यूरोथीलियम कैंसर, यूरोथीलियम पैपिलोमा, इन्वर्टेड पैपिलोमा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फिगर दे रखी है, कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, टेरिटरी मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट है। द बॉर्डर ऑफ द टेरिटरी, बॉर्डर्स ऑफ द टेरिटरी आर नॉट रेस्पेक्टेड, उसके जो टेरिटरी की हद है उसको, उसका सम्मान नहीं दिया जा रहा, उसको जो उसका लेवल है, दायरा है, उसको रेस्पेक्ट नहीं करा जा रहा। वन इज नॉट एबल टू मार्क द बॉर्डर ऑफ द टेरिटरी, यानी कि वो सक्षम नहीं है अपनी टेरिटरी के बॉर्डर को मार्क करने में। ऐसा मानो जैसे बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, पहले वाली जैसे डॉक्टर साहू सर कह रहे थे, अब दूसरे के आने के बाद उसका बड़प्पन से छिन रहा, उसे वो वैल्यू नहीं मिल रही जो उसे मिलनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन्ड अंडर रीनल पेल्विस, SBS, ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीनल पेल्विस के दौरान भी आपका डिस्कस हो चुका है, एक्सप्लेन हो चुका है। एग्जाम्पल कह रहे हैं, द पेशेंट परफेक्टली रिमेम्बर्स वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंसेस ऑफ हर यूथ, पेशेंट जो है वो परफेक्टली रिमेम्बर रख सकता है अपने मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस को यूथ के, जो उसके यंग एज में या जवानी में जो मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस उसने लिए हैं लाइफ में, वो उसके याद में रह जाते हैं। सी इज, या इसने याद रखा हुआ है, सी इज 13 years of old, हाँ, एंड हर फादर होम सी डिस्क्राइब्स एज ए ट्रायंट एंड सैडिस्ट deliberately kills her beloved rabbit for no reason।
जब ये 13 साल की थी तो उसने अपने थी तो उस एंड हर फादर whom he describes as a tyrant and sadist, अपने फादर को इसने डिस्क्राइब करा वो टायरेंट एंड सैडिस्ट था। टायरेंट और सैडिस्ट का मतलब समझे तो सैडिस्ट का मतलब दुख देने वाला। हाँ, डिक्टेटरशिप नहीं होती है, बहुत क्रूअल और डिक्टेटर। हाँ ओके, वो था और उसने डेलिबरेटली किल कर दिया था उसके बिलव्ड रैबिट को बिना किसी रीजन के। शी वांटेड टू गो क्रेजी, वो एक तरह से क्रेजी, शी वांटेड टू गो क्रेजी, हर फादर ओवर स्टेप्ड हर बाउंड्रीज इन अदर सिचुएशंस एज वेल। एक तरह से जब भी वो एक तरह से क्रेजी हो जाना चाहती थी, उसको अंदर से इतना रोष आता था, वो चाहती थी कि मैं इसका बहुत बड़ा वो करूं, विरोध करूं एक तरह से, लेकिन उसका फादर जो है ओवर स्टेप कर लेता था उसकी बाउंड्रीज को और दूसरी सिचुएशन में भी। शी कैन नॉट डिफेंड हर बाउंड्रीज और मार्क डैम, वो अपनी बाउंड्रीज को ना तो मार्क कर पाती थी ना उसको डिफेंड कर पाती थी, इसलिए वो चली गई टेरिटरी मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट में। इन द हीलिंग फेज शी कॉन्ट्रैक्ट एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, हीलिंग फेज में उसको इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर आया। सिंस देन whenever she is nervous she suffers from an urgent need of empty her bladder, वो जो हीलिंग आई थी उसमें चूंकि उसने ये घेर लिया था बॉडी ने ब्लैडर के इन्फ्लामेशन के रूप में, तो जब से भी कभी भी वो नर्वस होती है तो वो सफर कर जाती है अर्जेंट नीड वो एम्प्टी हर ब्लैडर को लेकर के। जब भी उसे नर्वसनेस होती है तो उसको पेशाब आता, कहता कि पेशाब कर आऊं, ऐसा लगता, कहती है। ब्रैकेट में कह रहे हैं इरिटेबल ब्लैडर हो जाता है उसको, ठीक है जी। तो ये उसके साथ मसला हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं वन इवनिंग हाँ भैया पवन बस देखिए इसमें एकदम से एक चीज और आ गई, तो हम लोगों ने एक बीमारी और पढ़ी, ये तो इरिटेबल ब्लैडर इसी बिल्कुल इसी पैथोलॉजी पे हो सकती है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बिल्कुल उसको लगता है मैं जाके कर आऊं, वो भी टेरिटरी और टेरिटोरी, वो भी एंगर ही है। हाँ वो रेक्टम टेरिटरी का एंगर है, उसमें मेरी इज्जत नहीं है, और उसमें भी हीलिंग के टाइम पर ही एकदम से होता कि यार ला मेरे को अचानक से लगा मैं बाथरूम कर मैं स्टूल पास कर लेता हूँ। हाँ देखो डिफिकेशन से भी वो मार्किंग कर सकता है कोई, और यूरिनरी से भी कर सकता है। और बहुत अच्छी बात ये पकड़ी आपने कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम पढ़ते थे हमेशा, तो इरिटेबल ब्लैडर भी होता है। नर्वस डायरिया वहां भी है और नर्वस यूरिनेशन यहाँ भी है। वहां पर भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेशाब कर लूं, थोड़ी सी स्टूल पास कर लूं। हाँ भैया जी सर, यहाँ पे भी हम ये रूब्रिक ले सकते हैं बैड एवर्जन वाला। बैड एवर्जन टू बेसिकली बैड लिया था उसको फैमिली की वजह से, गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिस्टम को, और वो रिप्रेजेंट करा था फैमिली को, और फैमिली रिप्रेजेंट करती है एक तरह से बैड को, एक बात। लेकिन मेरा दायरा मेरा आराम गृह है, मेरी बाउंड्री में मैं सेफ रहता हूं, मेरा बैड है वह जहां पर मुझे सुकून मिलता है। तो बिल्कुल इसमें ध्यान दिया जा सकता है दोस्त बैड को लेकर, क्योंकि बैड वो चीज है जो आपका अपना है, जो आपको सूदिंग देता है। तो आपकी टेरिटरी वो चीज है डॉक्टर श्रेय जहां आपका मन जो करता है वो करते हो, जहां आप उस पे हाँ लेकिन नहीं डॉक्टर श्रेय इसमें बैड एवर्जन कहाँ है, इसमें बैड में इरिटेशन आया, उसको तो घर में कुछ गुस्सा आया, उसको घर में मेरा बैड है या नहीं है। बैड एवर्जन 2 आएगा जो सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे लिए अच्छे एक्सपीरियंस हैं, जो मेरी चीजें हैं, जो मेरे घर वाले हैं, मुझे उसी से दिक्कत हो रही है, मेरे से मत बात करना तुम, या जो मेरे को बेड सबसे पहले कंफर्टिंग चीज हो जाएगी ना, तो जहाँ कंफर्ट है ही नहीं वो बेड ही नहीं होगा। हाँ लेकिन बात ऐसी है, फिर दोबारा से सोचो इस बात को कि बच्चा है उसका कंफर्ट जोन था उसकी माँ की गोद, दूसरा बच्चा है उस गोद में आ गया दूसरा,
हाँ उसका कंफर्ट जोन भी चला गया, उसकी टेरिटरी से रिलेटेड भी बात चली आई। तो बेसिकली तो माँ बहुत, तो अभी भी लेकिन माँ से comforting है। आवर्जन नहीं हुआ ना। बात को जगह देके हमेशा चलना चाहिए, बात को हमेशा जगह देके चलना चाहिए। अगर टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसका क्लियर कट है कि टेरिटरी की बाउंड्री है, हमने मान ली, हमने मान ली, हम कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे अंदर। लेकिन जैसे आईबीएस है, नर्वस डायरिया है और नर्वस ब्लैडर सिंड्रोम भी है, तो इसको बिल्कुल एकदम डिस्कार्ड मत करो कि भाई ये बैड से रिलेटेड ना होगा। ये बैड से रिलेटेड भी इसको जगह देनी चाहिए। बैड से रिलेटेड होगा लेकिन बैड एवर्जन नहीं होगा। नहीं बॉस की बात सही है, लेकिन इस केस में जैसे फादर जो था वो कंफर्टिंग नहीं था, तो शायद इस केस में बैड एवर्जन नहीं हो। नहीं, ये तो बात अमित की आ गई। अमित जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल समझने वाली है कि यहाँ बैड की हद लेना चाहता है, ना कि बैड से एवर्जन है। और बैड हो सकता है कि यहाँ बैड एवर्जन 2 से डिफरेंट हो जाएगा आईबीएस और ये इरिटेबल ब्लैडर। एवर्जन बिल्कुल आप सही कह रहे हो अमित, और श्रेय समझने वाली बात है अमित भाई की बात कि अगर इरिटेबल ब्लैडर है तो यहाँ उस बैड का दायरा चाहता है, एक बात। दूसरी चीज, अगर आईबीएस है तो वहां पर बैड एवर्जन 2 है, इसको एवर्जन वर्ड ले सकते हैं। और अगर यहाँ एवर्जन किसी रूप में आता है कहीं निकल के इरिटेबल ब्लैडर में भी भाई तो बात अलग है, लेकिन आ नहीं रहा अभी फिलहाल, तो आ नहीं रहा। अमित भाई बिल्कुल सही है अपनी जगह कि अगर बैड एवर्जन है तो वो तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को वो कर रहा है डिफाइन, लेकिन इरिटेबल ब्लैडर का तो एक ही मकसद है कि मेरा दायरा, मेरी टेरिटरी, ठीक है, ऐसा है जरूर। लेकिन इस पर नजर बनाए रखो, कहीं ऐसा भी होता है कि अपनी टेरिटरी को मार्क करता है बैड एवर्जन 2 की तरह भी कोई घर में। मेरे हिसाब से तो बॉस आईबीएस में भी, मैं नहीं कह रहा हूँ आईबीएस में, मैं कब कह रहा हूँ आईबीएस में भी बैड एवर्जन नहीं है, वहां पर एंगर है। एवर्जन का अगर आपने एंगर कह दिया, वो सीलिएक डिजीज में था ना, सीलिएक डिजीज में था, इरिटेबिलिटी है वो सीलिएक डिजीज में बैड एवर्जन। हाँ, वो सीलिक डिजीज में है, वहां पर वो बात हुई जो मेरे फायदे की या जो मेरे आराम की चीजें हैं वही मेरे को दिक्कत कर रही हैं, तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती, वो अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर तो वो बार बार मार्क करना चाह रहा है अच्छी, आप इसको कह सकते हो कि चलो अच्छी नहीं लगती तो अवर्जन में, लेकिन इसमें अवर्जन की जगह इसमें वहां पर मेरे साथ इरिटेशन चलती है। लेकिन बात समझ लो भाई, बात समझ लो, आपने अगर एवर्जन को अपने को हटा लिया तो फिर ये कंफ्यूजन वहां भी था और कंफ्यूजन यहाँ भी है। तो इसलिए दोनों बहुत अलग नहीं हो पाएंगे। अब कर ले रहे हैं, फिलहाल करते आए हैं हम, लेकिन अगर आप एवर्जन की बात करते थे उससे जोड़ के एवर्जन को देखो, बैड को, अदरवाइज इरिटेशन वहां भी है, इरिटेशन यहाँ भी है, कंफ्यूजन वहां भी है कि मैं और कंफ्यूजन यहाँ भी है, ठीक है। तो ये दोनों मैं एवर्जन नहीं कहता। तो बैड को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले कि ये बार बार पेशाब क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका बैड छिना है या इसकी अब वो अलग बात है कि वो बाउंड्री टेरिटरी अलग अलग हो सकती है। अब टेरिटरी किसी राजा की बैड थोड़ा ही होती थी और किसी बच्चे की बैड होती है, माँ का गोद। दोनों टेरिटरी अलग अलग हो सकती हैं। एक टेरिटरी मेरा दायरा विस्तारवादी कोई इंसान है कि मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो भी वहां बैड नहीं आएगा। लेकिन किसी का कंफर्ट जोन है, आपने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया तो वहां बैड भी आ जाएगा, वहां बैड आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये बैड से किसी को इसमें ऐतराज है। देखना पड़ेगा कि यहाँ बैड गया है डॉक्टर श्रेयस का टेरिटरी के तहत या इसको टेरिटरी मार्किंग दूसरे उस वजह से है। जी सर। हाँ, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात डिस्कस हुई है। तो इसमें ये पता चल जाएगा, देखो जो बच्चा, छोटा बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसका बैठ जा सकता है, और किसी के पार्टनर ने उसकी कंपनी से उसको अलग हटा दिया तो वहां बैठ थोड़े गया, वहां तो उसकी हद गई, उसकी टेरिटरी गई, उसका भी कंट्रोल लूज हो जाएगा यूरिन का, है ना सर? चलो जी सर, ठीक है।
पवन, डॉक्टर श्रेय देखो, मेरी बात मैं कह रहा हूँ, तो हम कर क्या रहे हैं, बार बार स्टूल या बार बार यूरिन पास करके अपनी टेरिटरी और बढ़ाना चाह रहे हैं, मार्क कर रहे हैं ना। तो उससे अवर्जन तो हमें है ही नहीं, अवर्जन होगा तो हम मार्क ही नहीं करेंगे, हम तो पेशाब ही नहीं करेंगे साला। अगर मेरे को अवर्जन हो गया तो मैं बार बार मार्क क्यों करूंगा? यहाँ पर एवर्जन भी भाई मे बी और मे नॉट भी, आप जबरदस्ती किसी बच्चे को दूध पिला रहे हो, उसे नहीं चाहिए तो वो डस्ट कर दे रहा है। जो चीज उसे नहीं चाहिए और भले चाहे उसके कंफर्ट जोन के लिए दे रहे हैं आप उसे, तो वहां बैड एवर्जन टू आ जाएगा। वो चीज जो उसके न्यूट्रिशन के लिए थी और उसे चाहिए नहीं, तो यहां नहीं करेगा वो डायरिया। तो इसलिए एक तरफ मत हो, हर सिचुएशन के साथ चलो, मेरा तो ये मानना है भैया जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वन इवनिंग द मदर स्टॉर्म्स इनटू हर डॉटर्स बेडरूम बिकॉज शी इज एंडलेसली टॉकिंग ऑन द टेलीफोन। द डॉटर कैन नॉट बिलीव दैट हर मदर बार्ज इनटू हर स्पेस shamelessly. This situation goes to cell degradation in the mucosa of the bladder, restoration in the healing phase. एक शाम को एक माँ दमदमाती चली आई किसी डॉटर के बेडरूम में, क्योंकि वो एंडलेसली टॉक कर रही थी टेलीफोन पे, एक तूफान की तरह आई। डॉक्टर को विश्वास नहीं हो सका कि मदर ऐसे भी आ सकती है। BARGED, बाल्ज का मतलब देखो क्या है कि वो धमक सकती है, इंटरवीन करना। हाँ, इंटरवीन कर सकती है, एकदम से धमक जाना। हाँ, उसे विश्वास ही नहीं था मदर ऐसे आ सकती है कि उसकी जगह पर वो इतनी शेमलेसली आ जाएगी, तो जिसकी वजह से म्यूकोसा ऑफ द ब्लैडर का यहाँ पर सेल डिग्रेडेशन हो गया, रेस्टोरेशन में या हीलिंग फेज आई। शी रिपीटेडली गेट्स ब्लैडर इन्फेक्शन। अब जब उसको हीलिंग फेज आई रेस्टोरेशन में, तो उसको रिपीटेडली ब्लैडर इन्फेक्शन होने लगा, ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू हीलिंग फेज। व्हेन हर मदर इंटरफेयर्स इन हर लाइफ, जब भी उसकी माँ उसकी जीवन में हस्तक्षेप करती थी तो तभी उसको UTI हो जाता था, एक तरह से ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता था, यानी कि उसको वो ट्रैक बन गया था जब माँ ने शुरुआत में। और ये तो भैया आजकल के बच्चों को इंटरफेयर तो पेरेंट्स बचपन में करते ही करते हैं, तो ये सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब टर्म कह रहे हैं हनीमून सिस्टाइटिस। टर्म हनीमून सिस्टाइटिस ड्यूरिंग देयर हनीमून, conflict resolution of a female territorial marking conflict by the exhilaration during their time together। अब देखो ये हीलिंग में आई है, ये जो हनीमून सिस्टाइटिस होती है अमित शर्मा भाई, ये तो हीलिंग है उस बच्ची का या उस लड़के का जिसको भी हनीमून सिस्टाइटिस हुई है, चाहे वो मेल को। तो बेसिकली उसकी टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट जो था वो हीलिंग में आया यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ है डॉक्टर श्रेय, अगर फीमेल टेरिटोरियल मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट का। क्यों? क्योंकि वो एक्सिलरेशन वाले पीरियड है उसका, जब एक साथ मिलते हैं तो उसकी। हाँ बेटा बॉस, ये फिर क्या एलिमेंट फ्रॉम जॉय वाली स्टेट है कि एक्सिलरेशन स्टेट जो था जॉय था उसके बाद ही एलिमेंट आई है? एक्सिलरेशन का ऐसा समझो कि कोई बच्ची या कोई लड़का ये सोचता है कि मेरा तो कोई नहीं है दुनिया में, या यानी कि मेरे तो कोई वैल्यू नहीं समझता। अब उसे अचानक कोई बहुत वैल्यूएबल समझने लगे, उसका पार्टनर उसकी बातों को इज्जत देने लगे। भाई मान लो होता है ना कि जब मेरी शादी हुई मेरा हस्बैंड मेरी सारी बात मानता है, ऐसा मुझे कभी नहीं मिला, या मेरी वाइफ ने मुझे तवज्जो दी, मेरे घर में मुझे किसी ने नहीं समझा, तो ये उसको खुशी हुई, उसे खुशी हुई, एक्सिलरेशन में गया वो। इसको उधर पैथोलॉजी की तरफ ना ले जाके हम बात करें कि उसका एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ है। अभी एलिमेंट फ्रॉम जॉय में ना जा करके बहुत ज्यादा हम ये देखें कि उसको कोई एक धांस अटकी हुई थी, वो निकल गई पार्टनर के मिलने से, और जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में धांस अटकी हुई थी वो निकल गई, तो ये बॉडी उसकी उसमें आएगी हीलिंग में।
और जब ये हीलिंग में आई तो यहाँ इसलिए हनीमून सिस्टाइटिस होती है जनरली। ओके ओके। अब अगर आप हाँ भैया बात ये दीपशिका की और सिमरन की बात ये इसीलिए ज्यादा अच्छी लग रही है कि ओवरवेल्म्ड या वाकई उसको जॉय की वजह से उसको कि हाँ यार ये देखो क्या चीज जो चाहिए था वो जब तक नहीं मिला, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो मिल गया, जिसकी उम्मीद जिंदगी में खो चुकी थी या खो चुका था वो मिल गया, ऐसे कह लो। अब मजे की बात अगर आप देखोगे, एक सोशल बात कर लेते हैं जरा सी, ये जनरली उनको मिलेगी जो घर में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लड़की या बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लड़का रहा होगा। अब जब वो शादी के बाद उसको ये दिक्कत आने के चांस ज्यादा हैं बेसिकली। और जो खुले विचारों का रहा, खुली मतलब वैसे रही है, उसको मिलता रहा उसकी टेरिटरी का हक, उस बच्चे को या उस बच्ची को ये नहीं होगी हनीमून सिस्टाइटिस। जब हमारे पास अब पेशेंट आएंगे तो हमें देखना होगा कि किसको हो रही। और आज से इस टाइम से पहले तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि हनीमून सिस्टाइटिस यानी कि ये लड़की या ये लेडी मैक्सिमम के ये गुस्से में थी, पढ़ते थे। और आपने बॉस बात करी तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस हनीमून सिस्टाइटिस की फर्स्ट मेडिसिन स्टेपिसगेरिया, जो बचपन से अपने इमोशंस को सबको दबा के रख रही थी, सब कुछ दबा था। अब हस्बैंड मिला, अब उसके इमोशंस खुले, अब उसकी मतलब अब उसको कहते हैं ना कि अब ये मेरा है, किसी के ऊपर मेरा अधिकार सिद्ध हुआ, टेरिटरी बन गई। और टेरिटरी बनते ही देखो क्या है उसको हीलिंग बिल्कुल हीलिंग आ गई। अभी तक तो हम लोग ये कहते थे कि ये तो देखो इसको आवर्जन होगा, लेकिन अब तुमने बात खोल दी तो एक बात और अब इसमें आगे जाएगी। अब हनीमून सिस्टाइटिस केवल स्टैप ना होकर के वहां एवर्जेंट टू पार्टनर भी हो सकती है। शादी नहीं करना चाहती थी शादी इस लड़के से, जिस लड़के से शादी करनी पड़ गई भैया, दोनों तरफ की हो सकती है बस। भैया दोनों तरफ की, मैंने फिर वही कहा वहां पर इरिटेशन खुशी की वजह से भी हो सकता है और उसे नहीं चाहिए था, इसकी टेरिटरी में नहीं जा रहा था, ये मेरी टेरिटरी में क्यों आया। बॉस लेकिन जब इसमें लिखा है इस हीलिंग फेज में आती है तो वो सेकंड ऑप्शन जहाँ पे नहीं चाहिए कम हो जाएगा। तो बेसिकली फिर आप ये देखोगे ना कि कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है, फिर ऐसा देख लेना भाई। कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में भी तो वो होती है ना दिक्कत है भाई। तो बेसिकली नहीं तो एवर्जेंट टू पार्टनर का कोई रोल ही नहीं रहेगा फिर तो यूटीआई में नहीं। लेकिन बस इसमें ना जो ये हम टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, जो ब्लैडर सिस्टाइटिस है, यूरोसिस्टाइटिस है, इसमें आवर्जन वाली बात ही नहीं है, इसमें तो हीलिंग फेज में आ रहा है, तो इसमें तो इसका मतलब उसकी वो हुई पर्टिकुलर। और सिमरन बॉस जो कहना चाह रहे हैं कि यूटीआई भी इस पर्टिकुलर इस जगह होगी तो इस जगह होगी तो उसको खुशी की वजह से होगी, अगर किसी और वजह से यूटीआई है तो हो सकता है वर्जन की वजह से हो। नहीं तो वो और वजह कौन सी हो सकती है, और वजह कौन सी हो सकती है, यही तो क्लियर करना चाह रहे हैं यहाँ। सिमरन भी यही चाह रही है कि अगर यूटीआई आ रही है किसी महिला को तो वो उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ है या एवर्जेंट टू पार्टनर हुआ है। अच्छा, ये हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि हस्बैंड तवज्जो देता नहीं उसको अक्सर, लेकिन अचानक उसने उसको तवज्जो दे दी तो तब आएगी फिर वहां अगर हीलिंग है तो। एवर्जेंट टू पार्टनर में भी कुछ ऐसा भी निकल सकता है कि एक फीमेल या एक मेल ये मान चुका है कि मेरी तो ये वैल्यू है, मेरे को तो तवज्जो देती ही नहीं है मेरी बात को, लेकिन अचानक उसका मूड बदला पार्टनर का, उसने उसको बहुत अच्छे से डील कर लिया तो यहाँ पे उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो सकता है। और एवर्जेंट टू पार्टनर हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उसका जो स्टेटस है पार्टनर का वो है तो ऐसा ही कि ये तो मेरे को पूछता ही नहीं है, मेरे को पूछती ही नहीं, लेकिन अचानक उसमें जो वहां पे इन्फ्लामेशन आया वो हो सकता आया होगा हीलिंग की वजह से। उस हीलिंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि उसके मन की पूरी हो गई, उसको तवज्जो मिल गई तो वो टेम्परेरीली उसका या बीच में उसको रिजोल्व हो गया कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जरूर मिलने के चांस है।
लेकिन अच्छी बात लेकिन खुली। आपने जो सबसे पहले बोला था ना, हाँ, सबसे पहले कि पहले का कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो बाद में रिजॉल्व हुआ, हमें वो ज्यादा सही समझ में आ वो रहा तो है कि हनीमून वही सिस्टाइटिस में पक्का है ज्यादातर। हाँ वही लेकिन सही फिर लग बात रहा है, आगे वही ऐसे ज्यादा बढ़ गई दीप और शिखा के जैसे ये हीलिंग, है बेटा। हाँ मतलब वही चीज है कि जब हीलिंग में आ रही है तो वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, पवन बस मतलब हाँ देखिए, बात समझने की यहाँ पर यही आ गई कि हम लोग कह रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी क्या नाम है यूरोसिस्टाइटिस की, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो इरिटेबल ब्लैडर, उसकी क्या कहते हैं आ गया ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, वो ब्रेन स्टेम से। अब किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होने की वजह से इन्फ्लामेशन आया है, उसके हाँ ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और हाँ अगर सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर यूरोसिस्टाइटिस है तो हाँ हीलिंग फेज है, और हीलिंग फेज है तो हीलिंग फेज ही है, उसमें अवर्जन टू, अगर आप जो कहना चाह रहे हैं कि अवर्जन टू हस्बैंड या वो, उसकी पैथोलॉजी दूसरी होंगी, उसकी पैथोलॉजी हाँ से यूरोसिस्टाइटिस नहीं होगी। ओके। हाँ तो वहाँ हाँ जी, वहाँ अच्छा चलो ठीक। हाँ नहीं वहां लेकिन दूसरी लेकिन पैथोलॉजी हो जाएंगी फिर। बात बढ़िया खुली, क्योंकि एवर्जन टू हस्बैंड एवर्जन टू हस्बैंड ही वो यूटीआई को मान लेते थे। हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वहां पे बार बार पेशाब जारी होगी, जरूरी नहीं है कि इन्फ्लामेशन हो। अगर हस्बैंड से उसका टेरिटरी का मसला है तो वहाँ बार बार वो यूरिन जा सकती है, ना कि यूटीआई इन्फेक्शन हो। फ्रीक्वेंट हाँ यूरिनेशन जी, हो सकता है वहां पे। फ्रीक्वेंट बिल्कुल यूरिनेशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो डेल्यूजन स्मॉल वाले होते हैं उनको उनको बार बार बाथरूम करने की तो आदत होती है, उनको कोई इन्फेक्शन तो है नहीं। हाँ हाँ तो उस बिल्कुल उस रूप में लिया जा सकता है, बारीकी में जाकर के। ये भी हाँ जी, टिश्यू यहाँ पे है, ब्लैडर म्यूकोसा इन्वॉल्व, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा, एक्टोडर्मल लेयर से ये बना है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल डिग्रेडेशन यानी कि अल्सर बनेगा, ब्लैडर म्यूकोसा में, द यूरेटर में, द यूरिथ्रा में, कोई पेन नहीं होगा एक्टिव फेस में, नो ब्लीडिंग, कुछ ना ब्लीडिंग होएगी। जब पेन नहीं होगा तो पैटर्न कौन सा काम करेगा सिमरन? आउटर स्किन पैटर्न। हाँ जी हाँ बायोलॉजिकल मीनिंग इसका होगा द रिमूवल ऑफ सेल इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लैडर एंड और द ल्यूमन ऑफ द यूरेटर या यूरेटर्स और यूरिथ्रा, बेटर स्टोरेज और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, ज्यादा अच्छा स्टोरेज हो जाए या ज्यादा अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर दे यूरिन को, मेकिंग इट इजियर टू मार्क द टेरिटरी मार्क करने के लिए। तो कई लोगों को रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो जाहिर सी बात है कि वो इकट्ठा रखना चाहते हैं यूरिन को टेरिटरी मार्किंग के लिए में, है ना, वो स्टोरेज बढ़ा देते हैं अपना। हीलिंग फेज में रेस्टोरेशन। फिर बस दूसरी बात भी आ सकती है कि उन्हें ये लगता है कि मेरी कोई टेरिटरी नहीं है तो मैं कहाँ करूं, वो इस वजह से भी स्टोरेज कर लेते हैं। वहाँ एक तरह से बंद लग जाएगा, वहाँ एक तरह से और बड़ा वो आ सकता है भाव, क्योंकि देखो जिसका रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका पेशाब रुकता नहीं है, उसका कुछ करने के बाद कुछ अंश रह जाता है ब्लैडर में, पूरी तरह एम्प्टी नहीं होता है ना, पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता। अब उस एम्प्टी ना होने के पीछे भाव आप वाला भी आ सकता है कि वो इतना सक्षम नहीं मान रहा कि वो सारे को पुल आउट कर दे, पुश आउट कर दे, या फिर वो इमरजेंसी के लिए कोटा बना के रखे कि कब जरूरत पड़ जाए टेरिटरी मार्क करने की। ये डिस्पोजिशन टू डिस्पोजिशन वहां भी वेरी करेगा। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द म्यूकोसा इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, यूरेट्रा एंड और यूरिथ्रा। इन्फ्लामेशन यहाँ जरूरी है बेसिकली यूरोसिस्टाइटिस में, इज इक्वल टू ब्लैडर कार्सिनोमा, ब्रैकेट में कह रहे हैं यूरोथेलियम कार्सिनोमा, स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, पेन आएगा, बर्निंग सेंसेशन बाय यूरिनेशन होगी यहाँ पर, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, पोला की यूरिया, possibly blood in the urine, hematuria, and occasional loss of urine, occasional loss of urine हो जाएगा अचानक, due to the healing swelling the flow can be blocked especially by syndrome।
विच गोज टू यूरिनरी रिटेंशन। अमित शर्मा, यहाँ यूरिनरी रिटेंशन अब आएगा जब उसको वो आ जाएगा, ये KCT इन्वॉल्व हो जाएगा सिंड्रोम। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, इनकम्प्लीट एम्प्टी रहेगा ब्लैडर, यहाँ वही रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं पेन होगा, ब्लड इन द यूरिन होगा, ब्लैडर क्रैम्प्स आएंगे, ब्लैडर क्रैम्प्स कॉज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्लैडर मसल्स। यहाँ ब्लैडर मसल इन्वॉल्व हो गई इसलिए क्रैम्प यहाँ आ गए। पॉसिबली चिल्स आएगी, पीरियड ऑफ एब्सेंस, पीरियड्स ऑफ एब्सेंस। पीरियड्स ऑफ एब्सेंस का क्या मतलब है यहाँ? पीरियड्स ऑफ मतलब स्पेस आउट फीलिंग हो जाती है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कहाँ क्या हो रहा है। वो होएगी या पेशाब करने गया, पेशाब ही नहीं आया। हाँ, ये वाला हमें लग रहा है, ये वाला होगा बस। या ये भी लग रहा है कि पेशाब करने गया कि इच्छा तो बहुत तगड़ी करी थी, आया है नहीं, ये भी हो सकता है। और अमित शर्मा जो कह रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं। इसमें एक केस यूरिनरी रिटेंशन भी हो रहा है ना, तो जब ये रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पीरियड ऑफ हाँ, पीरियड ऑफ एब्सेंस की तरफ बढ़ेगी बात, सही कह रहे हो। रिमार्क में कह रहे हैं 90% ऑफ ब्लैडर ट्यूमर्स आर यूरोथेलियम कैंसर, कार्सिनोमा, chronic bladder infection, recurring conflict which goes to scarred thickening of the mucosa, urothelium, metaplasia which goes to irritable bladder। 90% केसेस में ब्लैडर ट्यूमर बनता है यूरोथेलियम कैंसर के रूप में, क्रॉनिक ब्लैडर इन्फेक्शन मिलता है, यहाँ पर रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री मिलेगी जो कि स्कार्ड करेगी, थिकनिंग करेगी म्यूकोसा को, यूरोथेलियम मेटाप्लाजिया हो जाएगा और उसकी वजह से वहां पर इरिटेशन बनने लगेगा ब्लैडर में उस मेटाप्लासिया की वजह से, और फिर वो इरिटेबल ब्लैडर का रूप ले लेगा। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग फेज इफ रिकरिंग आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड रिजॉल्व देम। गाइडिंग थॉट यहाँ पर है इफ रिकरिंग, यदि बार बार हो रहा है तो गाइडिंग थॉट्स को अपना लो कि आई नो व्हाट आई वांट, माई स्पेस इज माई स्पेस। मैं क्या चाहता हूं मैं अच्छे से जानता हूं, मेरी जगह है, मेरा दायरा। आई ले डाउन द बाउंड्रीज एंड दे विल बी रेस्पेक्टेड। मैं अपनी बाउंड्रीज हद खींच देता हूं और उसका सम्मान होगा, क्या होएगा। अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाओ कुल मिला के। फॉर ब्लैडर रेमेडीज आगे पता चलेगा, ब्लैडर रेमेडीज के लिए आगे देखेंगे। ठीक है भाई अमित शर्मा, समय देने के लिए थोड़ा सा तो ठीक हो गया। ओके, राम राम भाई सबको, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। राम राम। राम राम।